फर्ज कीजिए आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं। उस डॉक्टर बनने के लिए आप काफी मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत आप क्लास 10 से ही शुरू कर देते हैं। इसके लिए आप अपना खेलना बंद कर देते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमना बंद कर देते हैं, माँ बाप से भी दूरी बना लेते हैं, अपने दोस्तों से दूरियां बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है और आप मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं। इसलिए करते हैं कि जो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें अच्छे मार्क्स ला सके। वो मार्क्स क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सके। लेकिन होता क्या है भारत में, जब आप मार्क्स लेके आते हैं और इस उम्मीद पे रहते हैं कि इस कॉलेज में मेरा एडमिशन तो हो ही सकता है, तब तक आपकी उम्मीद टूटने लगती है। और उम्मीद कैसे टूटती है? वो उम्मीद टूटने के कई जरिए हैं और कई तरीके हैं। इस तरीकों में बहुत सारे पेरेंट्स या आप भी हो सकते हैं कि जब आप एंट्रेंस का एग्जाम दिए होंगे तो आपके घर में फोन कॉल्स बजने शुरू हुए होंगे और कई दलाल और कई ब्रोकर आपको फोन कर रहे होंगे कि आपका अगर लो स्कोर भी है तो आपका एडमिशन मैं करवा सकता हूँ। अब आप फिर कल्पना कर लीजिए कि आपका स्कोर अगर 500 प्लस है नीट में और एक बच्चे का स्कोर 190 है, उसका उदाला एडमिशन कंफर्म करवाता है, लेकिन आपका एडमिशन इस देश में नहीं हो पाता है। वजह? पैसे। तो वो जो लो स्कोर पे जो आपके फोन कॉल्स पे घंटी बजी थी और उसने गारंटी दिया कि मैं आपका एडमिशन करवा दूंगा और वो सीट्स होंगे एनआरआई कैटेगरी का। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र चौबे है। होप कंसल्टेंट के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे पहली दफा हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बजा दें। 24 सितंबर ट्यूसडे सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे उच्चतम न्यायालय है उसने एक ऐसा डिसीजन सुनाया जिस डिसीजन ने इस पूरी एजुकेशन सेक्टर में या पूरी जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं उनके बीच में एक बहस छेड़ दिया है कि क्या इस तरह के सिस्टम देश के हित में है या इस तरह के सिस्टम को हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार के दिन पंजाब गवर्नमेंट के एक याचिका पे सुनवाई कर रही थी। याचिका एनआरआई कोटे का था, एनआरआई स्टेटस का था। मामला ये था कि पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही 20 अगस्त को अपना जो एक ऑर्डिनेंस पारित करता है जिसमें जो एनआरआई स्टेटस का डेफिनेशन है उस डेफिनेशन को विस्तारित तौर पे वहां पे रखता है और उस डेफिनेशन को हरियाणा के हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसको हरियाणा और पंजाब के हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया था। फिर पंजाब गवर्नमेंट के साथ साथ 3 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई थी, जिसपे सुनवाई करते हुए जो चीफ जस्टिस के बेंच इस पे सुनवाई कर रही थी उसने कहा कि एनआरआई कोटा सबसे बड़ा फ्रॉड धंधा है। ये बहुत सख्त टिप्पणी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर और सरकार के ऊपर। कई अपने अपने पक्ष हैं, कई लोगों का मानना है कि जो भारत में एनआरआई कैटेगरी का या एनआरआई सीट्स का जो प्रावधान किया गया था उसका वजह किसी समय में कुछ और था, लेकिन आज इस एनआरआई को जिस तरीके से पैसे कमाने के लिए एक मशीन के तौर पे यूज किया जा रहा है, ये वाकई देश के लिए खतरनाक हो सकता है। और देश के लिए ही खतरनाक नहीं हो सकता है, ये उन बच्चों के लिए भी खतरनाक है जो मेरिटोरियस तो हैं लेकिन उनको सीट्स नहीं मिल रहा है, और जो पैसे वाले हैं उनको एनआरआई स्टेटस के नाम पे वो सीट्स उनको मिल जा रहा है। मामला ये था कि पंजाब गवर्नमेंट ने 20 अगस्त को एक अपना वहां पे अध्यादेश लाती है जिसमें एनआरआई का जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा विस्तारित कर देता है। और उस विस्तार करने में ये कहा गया था कि अगर कोई एनआरआई है तो उसके 2-4 जनरेशन के लोग या उसके अगल बगल के रिलेटिव्स या उसके ताऊ, उसके मौसा, उसके मौसी, उसके चाचा, उसके नाना भी उस स्टेटस का फायदा ले सकते हैं। उसी को चैलेंज किया गया था और सुप्रीम कोर्ट से पहले जो पंजाब हरियाणा का हाई कोर्ट है उसने भी इस डेफिनेशन को रिजेक्ट कर दिया था। फिर उसके बाद चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनते हुए ये बहुत जो स्ट्रिक्ट टिप्पणियां की, ये वाकई हमारे लिए और आपके लिए सोचने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो पंजाब गवर्नमेंट के जो एनआरआई स्टेटस का डेफिनेशन था उस पे किया, लेकिन इशारों इशारों में सीजीआई ने यहां तक कह दिया कि ये जो पूरे देश में चल रहा है एनआरआई कैटेगरी का जो फ्रॉडगिरी सिस्टम, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पे हमें सोचना चाहिए। क्या हमें इस पे कोई कानून बनाना चाहिए, कोई एक दिशा निर्देश देना चाहिए जिस पे इस तरह के जो फ्रॉडगिरी हो रहा है, जो फ्रॉड चल रहा है, इसको रोका जा सके। आपको मैं बता दूं कि एनआरआई का जो कंसेप्ट आया, एनआरआई का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, एनआरआई किसको हम मानते हैं। और एनआरआई की जब बातचीत चलेगी तो एनआरआई के साथ साथ एक दूसरा भी पार्ट आता है जिसको हम लोग एनआरआई स्पॉन्सर बोलते हैं।
तो पहले हम ये देखते हैं कि एनआरआई होते कौन लोग हैं। एनआरआई पहले अगर इसका डेफिनेशन आप देखिएगा तो इनकम टैक्स लॉ में मिलता है, इनकम टैक्स एक्ट में मिलता है, और इसके 3 बेसिक चीजें हैं जो अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप एनआरआई स्टेटस में आ जाते हैं। अगर आपका +2 आउट ऑफ इंडिया हुआ है तो आप स्वतः एनआरआई स्टेटस में आ जाएंगे। अगर आप फाइनेंशियल ईयर में लेस देन 128 डेज रहे हैं तभी भी आप एनआरआई स्टेटस में आ सकते हैं। थर्ड कंडीशन ये है कि मिनिमम आप किसी फाइनेंशियल ईयर में 60 या मोर देन 60 रहे हो, और मैक्सिमम 365 डेज 4 फाइनेंशियल ईयर्स में अगर आप रह रहे हैं इंडिया में तभी भी आप एनआरआई के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो यही एनआरआई जो सीट्स की भारत सरकार ने प्रावधान किया था, और ये सिर्फ मेडिकल की ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एनआरआई कैटेगरी के एडमिशन के नाम पे किस तरीके से अच्छे से मेरिटोरियस बच्चे का एडमिशन रुक जाता है, ये सिर्फ मेडिकल का ही कहानी नहीं है। आपके अगल बगल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें भी यही कहानियां चल रही हैं। आपके यहाँ जो फार्मेसी कॉलेजेस है उसके यहाँ भी यही कहानियां चल रही है। आपके यहाँ अगर कोई दूसरे भी कॉलेजेस हैं वहां भी एनआरआई के नाम पे जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं हो रहा है, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं उनका एनआरआई सीट्स के ऊपर एडमिशन हो जा रहा है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना डिसीजन सुनाया है या जो टिप्पणी की है एनआरआई कैटेगरी के ऊपर, ये वाकई दो पक्ष में बट गया है। कुछ लोगों का कहना है कि एनआरआई को खत्म ही कर देना चाहिए, लेकिन कुछ पक्ष है जिनका कहना है कि भाई एनआरआई की सीट्स की जरूरत इसलिए है जो भारत से बाहर बच्चे रहते हैं, भारत से बाहर जो पेरेंट्स रहते हैं उनके बच्चे डिप्राइव ना हो जाए एजुकेशन से, तो इसलिए उनको भी ये राइट मिलना चाहिए। लेकिन एनआरआई का जो कंसेप्ट था, जो ऑब्जेक्टिव था, उसको किस तरीके से कुछ सालों से हमारे समाज के एजुकेशन माफिया या ब्रोकर्स या उसको एजेंट भी कह लें, मिल के किस तरीके से एनआरआई के कंसेप्ट को तोड़ रहे हैं, तार तार कर रहे हैं। इसके बाद इस तरह के जो टिप्पणी आना था कोर्ट से, जो देश के एपेक्स कोर्ट है उससे जो ये टिप्पणी आई, ये काफी जरूरी था। अब सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि इस पे एनआरआई स्टेटस के ऊपर जिस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं, जिस तरीके से इसको पैसे कमाने का मशीन बना लिए हैं, इसके ऊपर आने वाले समय में कोई ना कोई कानून या गाइडलाइन लाना जरूरी हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के जो पक्ष था एनआरआई स्टेटस के ऊपर, उसमें जो अपने एविडेंस या आर्गुमेंट के तौर पे उनके जो वकील थे, उसमें उत्तर प्रदेश का भी एनआरआई का जो डेफिनेशन है या हिमाचल प्रदेश का भी जो एनआरआई का डेफिनेशन है, इसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया था कि एनआरआई का जो डेफिनेशन है उत्तर प्रदेश में भी काफी विस्तार से है और हिमाचल प्रदेश में भी काफी विस्तार से है। जब उस दो स्टेट्स में आप अलाउ कर सकते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं। खैर उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं बोला। मेरा तो ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट ये उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के जो भी एनआरआई का स्टेटस है, जो डेफिनेशन का दायरा बढ़ा हुआ है, उस पर भी कुछ टिप्पणी करेंगे, उस पर तो नहीं कहा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इशारों इशारों में बात जरूर कर दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ कहानी पंजाब का नहीं है, ये पूरे देश में इस तरीके से चल रहा है। एनआरआई स्टेटस के ऊपर एनआरआई कैटेगरी का जो स्टेट्स है, उस स्टेट्स से किस तरीके से मेरिटोरियस बच्चे हैं वो डिप्राइव हो जा रहे हैं, उनका एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, और जो बच्चे के पास या पेरेंट्स के पास पैसे हैं इस खेल में आके अपना सीट्स ले रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भाई अब इस पे कोई ना कोई एक गाइडलाइन या कोई ना कोई एक रेगुलेशन आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट इस पे सख्त है और जिस तरीके से उसने टिप्पणियां की है, तो आने वाले समय में मुझे जरूर लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट इस पे जरूर कोई ना कोई गाइडलाइन या कोई ना कोई लॉ लाएगा। तो कभी भी अगर आपके पास एनआरआई कैटेगरी के लिए आपके पास फोन कॉल्स बजते हैं तो उससे थोड़ा सावधान रहिएगा। और ऑब्वियसली आपका जो फी होता है वो जो नॉर्मल फी है, नॉर्मल फी अगर किसी कॉलेज का 10 लाख है तो एनआरआई कैटेगरी का फी तकरीबन 50 लाख भी हो सकता है। तो इसमें फायदे कॉलेज के होते हैं, तो कॉलेज भी चाहता है कि एनआरआई कैटेगरी में हमारे यहाँ बच्चा आ जाए, और ये 15% टोटल सीट्स के जो एक्स्ट्रा सीट्स होते हैं वो 15% होते हैं जिसमें एनआरआई स्टेटस वाले बच्चों को दिया जाता है। अब वही है कि दूसरे बच्चे जो मेरिटोरियस बच्चे उनका नहीं हो रहा है, लेकिन उनको कोई स्पॉन्सर कर दे रहा है, चाचा के नाम पे, कोई फूफा के नाम पे, कोई नाना के नाम पे, कोई दुबई से, कोई मलेशिया से, कोई बहरीन से, कोई ओमान से, तो कोई यूएसए से, तो कोई यूके से, और यहाँ बैठे हुए बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं, इंस्टीट्यूशन भी उसके फायदा उठा रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो मेरिटोरियस बच्चों का हो रहा है। आने वाले समय में देखना यह लाजमी हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद से क्या एनएमसी या हेल्थ मिनिस्ट्री इस पे क्या कार्रवाई करने जा रही है या क्या नियम बनाने जा रही है। लेकिन यह नियम बनना तय है, चाहे
नेक्स्ट ईयर बन जाए या आने वाले सालों में बने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से एनआरआई स्टेटस या एनआरआई कोटे के तहत जो एडमिशंस हो रहे हैं मेडिकल में, उसके ऊपर जो अपनी टिप्पणी दी है, ये वाकई सबकी कान खोल देने वाला है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पहली दफा इस चैनल पे आप आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बजा दें। और आपने अपना समय दिया, मेरा वीडियो देखा, बातों को सुना। अगर आपके पास कोई इस तरह से टॉपिक है जिस पे आप बात करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।